नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल तीर्थकशु। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। आज 5 सितंबर। सबसे पहले हार्दिक बधाई उन सभी शिक्षकों को जो देश का निर्माण कर रहे हैं, नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं और भविष्य के नागरिकों को बड़े जी जान से तैयार कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज है हम उनका सम्मान करें। एआई का ज़माना है, ज्ञान का भंडार इंटरनेट पर खुला हुआ है। सारी चीज़ें इंटरनेट पर या अलग अलग सोशल मंचों पर उपलब्ध हैं, लेकिन ये सब मशीनी है, ये सब केवल तकनीकी है और शिक्षा का मतलब इससे कहीं आगे जा कर के पता चलता है। मेरा मानना है कि कोई भी तकनीकी, चाहे एआई आए या कोई दूसरी तकनीकी आए, शिक्षक का स्थान लेने में कोई भी तकनीकी सक्षम नहीं है, क्योंकि शिक्षक एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, प्रेम है, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने का एक उत्साह है और उसके मन में सबके प्रति एक आशीर्वाद और सबकी भलाई का एक जज्बा है। ऐसे प्रत्येक शिक्षक को, ऐसे उन सभी गुरुजनों को मेरा और चैनल तीर्थकशु का प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श। ईश्वर आप सबको दीर्घायु करे, आप अपने कर्तव्य की पूर्ति करते रहिए। आइए, जहाँ शिक्षा और पानी दोनों जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक माने गए हैं, बिना शिक्षा के जीवन पूर्ण नहीं है, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते हैं, तो वहीं बिना पानी के भी जीवन नहीं जिया जा सकता है। बिना पानी के सब शून्य है, बिन पानी सब शून्य। लेकिन वही पानी आज जी का जंजाल बना हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप देखिए एक ये छोटी सी वीडियो जिसमें देश भर के अलग अलग इलाकों में जल प्रवाह, जल प्रलय, चारों तरफ पानी ही पानी किस प्रकार से जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो पहले देखिए छोटी सी वीडियो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज सितंबर का महीना और देश के ये हालात, चारों तरफ पानी ही पानी, मानो जल प्रलय आ गया हो। अगस्त के महीने में उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे बिहार जैसे राज्यों में ये आफत रही। अब बारी आई पंजाब की, पंजाब के साथ हिमाचल और कश्मीर, कश्मीर के साथ बिहार और उत्तराखंड भी इसकी चपेट में आए और आज दिल्ली का हाल हो रहा है बेहाल। मोनेस्ट्री, रिंग रोड और दूसरे जमुना बाजार जैसे इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंजाब त्रस्त है पानी की मार से। 23 के 23 जिले, लाखों लोग, हजारों गांव, उजड़ते खेत, छूटते घर बार, सड़कें बनी नदियां और नदियां बन गई काल की वाहक। ये नज़ारा है चारों तरफ। दोष किसका? ये जो छोटी सी वीडियो आपने देखी, ये तो देश के छोटे से हिस्से का एक छोटा सा नज़ारा है। यदि देखें तो इस वर्ष जितनी बारिश हुई है, ऐसी पिछले 40-50 साल में नहीं हुई। परिणाम सामने, सड़कें नदियों में बदल गई हैं और नदियाँ जिन्हें जीवन दायिनी कहा जाता है, वे काल बनकर के सामने आ रही हैं। लोगों के घर बार, खेत खलिहान, पशु, खाना पीना, कपड़े सब बहा कर ले जा रहा पानी आखिर क्या संदेश देना चाहता है? इससे पहले कि इस पानी के संदेश को समझें, एक निगाह डाल लेते हैं पिछले महीने यानी अगस्त और जुलाई के अंतिम सप्ताह से जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हुआ, वह जानलेवा सिद्ध हो रहा है। सबसे पहले हिमाचल और उत्तराखंड, जिन दोनों को देवभूमि कहा जाता है, वे इस आपदा के शिकार बने। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपारण, गोपेश्वर, धराली, थराली, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, चारों तरफ पानी ने आफत मचाई, पानी ने तबाही मचाई। धराली का पहला वीडियो जब सामने आया तो वो दिल कपा देने वाला था और हम देख रहे थे किस तरीके से वहाँ बनाए गए होटल और घर ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर ढह गए और पीछे छोड़ गई चित्कारें।
रुदन, भूखमरी और भी न जाने क्या क्या। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी करेंगे विचार। लेकिन ये आफत केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं रही। हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला ऐसे कितने ही जिले भूस्खलन और बाढ़ की चपेट में आए, और देवभूमि कहे जाने वाले इन दोनों ही प्रदेशों के मंदिर भी इससे नहीं बचे, मस्जिद भी नहीं बची। यानी पानी ने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। उत्तराखंड के बारे में जब इतिहास खंगाला तो पता चला कि 1950 में वहाँ पर इसी प्रकार की तबाही आई थी। उससे पहले 200 साल पहले 1750 में भी इसी प्रकार की तबाही वहाँ पर मची थी। फिर 1978 में जल प्रलय का, भूकंप का, भूस्खलन का, बादल फटने का, अतिवृष्टि का तांडव देखने को मिला। 1978 में जिन लोगों को हानि हुई थी लेकिन उनका जीवन बच गया था, उन्होंने बताया कि क्षीर गंगा जिस रास्ते से आज बहकर आई है उसी रास्ते से पहले आया करती थी। मतलब साफ है, हमने नदियों का मार्ग बदलने की कोशिश की। हमने उनके रास्ते में मकान बना लिए। हमने वो पेड़ काट डाले जो जमीन को जकड़ कर पकड़ कर रखते थे, जो पहाड़ों की शान होते थे। घूमने आने वाले पर्यटक अपने साथ प्रदूषण, प्लास्टिक का कचरा और दूसरी ऐसी सब चीज़ें लेकर के आए जो पहाड़ों के लिए सही नहीं कही जा सकती है, किसी भी राज्य में जाए। इससे पहले कि हम पंजाब की बाढ़ के हालात पर एक छोटा सा तबसरा पेश करें, वहाँ का विवरण दें, हम ये भी जान लें कि ये सब की सब आपदाएं केवल प्रकृति के गुस्से का प्रतीक नहीं है, बल्कि इन आपदाओं को नोचने वाला खुद मनुष्य है, खुद मानव है। पंजाब में 23 जिले, 23 के 23 जिलों में बाढ़ ने विप्लव मचा रखा है। हजारों गांव, लाखों लोग अपना घर बार खो चुके हैं, खेतों की फसलें उजड़ चुकी हैं, बहुत सारे मवेशी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। करीबन 3000 से ज़्यादा लोग इसमें अपने प्राण गंवा बैठे हैं और पानी अभी भी बढ़ रहा है, यमुना अभी भी चढ़ रही है। सतलुज के बांध से और हथनी कुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, क्योंकि खतरा है कहीं ये बांध भी इसी चपेट में ना आ जाए, इनमें दरार न पड़ जाए। और यदि ऐसा होता है तो फिर केवल पंजाब नहीं, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्य भी इससे प्रभावित होंगे। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ते ही दिल्ली डूबने लगी। यमुना का जल स्तर वहाँ पर 2-3 मीटर से भी ऊपर पहुँच गया है, खतरे का निशान कभी का पार हो चुका है। दिल्ली की यमुना के आसपास के इलाके आज बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कश्मीरी गेट, साथ ही साथ रिंग रोड, मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, कितने ही इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों पर अब वाहन नहीं दौड़ रहे हैं, सड़कों पर बसें नहीं चल रही हैं, बल्कि नावें चलाई जा रही हैं। और वहाँ के लोग अपना घर, अपने बार, अपना सामान, अपने कपड़े, बहुत कुछ गंवा चुके हैं और यमुना अभी भी उतरने का नाम नहीं ले रही है। और आंकड़े बता रहे हैं कि जितनी बारिश इस बार पंजाब में हुई, वो बारिश पिछली बारिशों के मुकाबले लगभग 200% ज़्यादा थी। यानी मार प्रकृति की भी थी, लेकिन साथ ही साथ ये मार खुद मानव के द्वारा निर्मित की गई है, मानव ने बनाई है। राजस्थान जो सूखे के लिए जाना जाता है, जहाँ पर तापमान 50 डिग्री पार करता रहा है, वहाँ भी बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जयपुर, कितने ही शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई। पानी की तबाही से कितने ही जीवन गए और कितने लोगों की संपत्ति और उनका भविष्य उसमें चौपट हो गया। अभी तो एक बात और बाकी है, जब ये बाढ़ थम जाएगी, जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा, तो फिर वहाँ पर कीटाणु मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, मवेशियों की लाशें मिलेंगी और बीमारियों का प्रकोप होगा। अभी तो उनसे भी निपटने की तैयारी करनी है हमारे सिस्टम को। लेकिन क्या हमारा सिस्टम पहले से कोई योजना बनाकर काम करता रहा है? शायद नहीं। अलग अलग राज्यों में अगल बगल कर अलग अलग दलों की सरकारें आई, लेकिन हालात जो के त्यों रहे। दिल्ली में सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली डूबने की हालत में नहीं आएगी, लेकिन दिल्ली डूब रही है।
मगर अरविंद केजरीवाल भी आज जाकर के कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दिए हैं। यानी यदि आप कुर्सी पे हैं तो आप भाग दौड़ करते हैं, आप चेहरा दिखाते हैं, आप हेलीकॉप्टर में बैठ करके बाढ़ का सर्वेक्षण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर आप कहीं छुप कर बैठ जाते हैं, केवल आरोप लगाने के लिए, केवल सरकार को कोसने के लिए। क्या यही राजनीति है? यदि हम इन कारणों पर एक विवेचन पेश करें, विवेचन करके देखें कि आखिर ये हालात क्यों होते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा कारण है अवैध निर्माण, अवैध खनन होना, पहाड़ों से और दूसरे इलाकों से पेड़ों का अवैध कटान किया जाना और सिस्टम में फैली हुई लापरवाही और लापरवाही के साथ साथ जड़ों में बसा हुआ भ्रष्टाचार। इन सब की वजह से मार झेलता है आम आदमी। यदि आप ताकतवर हैं, आपका राजनीतिक प्रभाव है, आपके पास पैसा है, तो फिर भारत में किसी भी नगर में आप कहीं पर भी एक बहुमंजिली इमारत बनाने की अनुमति आसानी से ले सकते हैं। सड़क आप कैसी भी बना लें, गुणवत्ता की जांच केवल कागजों तक रह जाती है। जैसे ही पानी आता है सड़कें धंस जाती हैं, पूरा का पूरा गड्ढा वहाँ पर ऐसा बन जाता है जिसमें पूरी गाड़ी समा जाती है। अभी हमने सहारनपुर में ये नज़ारा आज ही देखा है। पुल, फ्लाईओवर्स और क्या क्या कहें, सब कुछ ध्वस्त होता नजर आ रहा है बस इन 4-5 दिनों की बारिश में। कैसे चलेगा ये देश, सोचने की ज़रूरत है। लेकिन क्या इसमें दोषी सिस्टम के साथ, राजनीति के साथ, भ्रष्टाचार के साथ हम और आप भी नहीं हैं? हम ही तो उन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, हम उन पर निगाह नहीं रखते हैं। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए उनकी सिफारिश से अपने काम कराते हैं, अवैध निर्माण करते हैं, सड़कों पर घरों के रैंप आ जाते हैं, न चलने की जगह होती है न बैठने की, पार्क गंदगी से लबालब रहते हैं, सड़कों पर मवेशी घूमते रहते हैं। कितनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, तो इनको कैसे रोका जाए? दीजिए अपनी राय और बताइए हमें अपनी टिप्पणी करके क्या उपाय है आखिरकार ऐसी आपदाओं से देश को बचाने का। कहने को तो है बहुत कुछ, लेकिन आज बस इतना है। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल तीर्थ तरकश। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।